गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विक्रय आज हम लोग मार्केटिंग का अंतिम जो टॉपिक है प्रवर्तन उसको करेंगे। और आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है इन प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। प्रश्नों के उत्तर तो आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास आ रहा है कि वैयक्तिक विक्रय क्या है, इसके लाभों को बताएं। वैयक्तिक या व्यक्तिगत भी बोलते हैं इसको, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेल्स मतलब कि जब कोई भी विक्रेता या व्यापारी लोगों के पास जा कर के उनसे मिल कर के उनकी रुचि इच्छा पसंद जानते हुए अपनी वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है और उसको बेचने का प्रयास करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय। इसमें क्या होता है, जो विक्रेता है व्यापारी है उसका जो है क्रेताओं के साथ क्या होता है, सीधा संपर्क होता है, फेस टू फेस उससे मिलता है, बात करता है और अपनी वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में उसको बताता है। उससे वो प्रभावित करता है ग्राहकों को, और ग्राहकों की वस्तुओं से संबंधित अगर कोई शंका है तो उसके बारे में भी वो क्या करता है, आवश्यक सलाह देता है। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। विज्ञापन में ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय। इसके लाभ क्या है, अगर हम लोग इसको जान गए कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, मतलब फेस टू फेस होकर के विक्रय का काम करना, तो इसके लाभ को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। व्यापारियों को लाभ, ग्राहकों को लाभ और समाज को लाभ। ठीक है, इस 3 हेड में हम लोग इसके लाभों को या इसके महत्वों को हम लोग बताएंगे। सबसे पहला है संवर्धन। व्यापारियों को लाभ में लेते हैं संवर्धन की प्रभावी तकनीक। संवर्धन मतलब क्या है, बिक्री को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, प्रवर्तन या संवर्धन या प्रमोशन। ठीक है, उसी को इसकी प्रभावी इफेक्टिव टेक्निक है इसका, कि फेस टू फेस मिल करके ही उपभोक्ताओं से क्रेताओं से मिल करके ही उनको बेच दिया जाए माल। तो एक इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावी होता है और वस्तुओं को बेचने में ये बहुत मददगार साबित होता है, बिक्री इससे बढ़ता है। लोचपूर्ण तकनीक। लोचपूर्ण तकनीक का मतलब है कि ये इस तरह से, क्योंकि हर क्रेता जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कुछ क्रेता बहुत समझदार होते हैं, कुछ उतना नहीं समझ पाते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ कम आय वाले होते हैं। तो जैसा क्रेता है, जैसा ग्राहक है, उसी के अनुसार उससे बातचीत किया जाता है, उसको समझाया जाता है, ताकि जो है वो वस्तुओं को खरीदने में रुचि लें। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये लोचपूर्ण फ्लेक्सिबल टेक्निक है। विज्ञापन में ऐसा नहीं हो पाता है। विज्ञापन में सभी लोगों के लिए एक ही विज्ञापन बता दिया जाता है और वो जो है जो लोग उससे प्रभावित हुए तो ठीक है, नहीं बहुत सारे से लोग प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ग्राहक के अनुसार जो है वस्तुओं की जानकारी इसमें दी जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोचपूर्ण या फ्लेक्सिबल टेक्निक है। तीसरा है व्यक्तिगत तालमेल। व्यक्तिगत तालमेल मतलब ग्राहकों से चूँकि डायरेक्ट मिलना होता है, इसलिए उनकी रुचि पसंद इत्यादि को जानते हुए उनके साथ एक तालमेल बनाया जाता है, ग्राहक बनाया जाता है, उससे परिचय होता है, संबंधों को बढ़ाया जाता है, जान पहचान हो जाता है, तो आगे भी जो है वस्तुओं को बेचने में सुविधा होती है। ग्राहक को प्रेरित करना। तो चूँकि फेस टू फेस बिक्री होता है डायरेक्ट, इसलिए क्या होता है, ग्राहक को उसका जो है समस्याओं को जानते हुए और उसको दूर करते हुए वस्तुओं को बेचने में सफलता मिलती है। तो इस तरह से ये व्यापारियों को के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होता है व्यक्तिगत विक्रय। दूसरा है ग्राहकों को क्या फ़ायदा। ग्राहकों को सबसे बड़ा है कि वस्तुओं के बाज़ार में जो है नई नई जो वस्तुएं आ रही हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो किस तरह से वो वस्तुएं उनके लिए जो ग्राहकों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। दूसरा, उपयोगी वस्तुओं की पहचान। बाज़ार में एक ही प्रोडक्ट, जैसे साबुन है, शैम्पू है, जूता है, बाइक है, बहुत सारा ऐसा वस्तु आते हैं, लेकिन ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा ले, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा जूता ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो ग्राहक जो है विक्रेता से, व्यापारी से
का भी जो है राय जानते हैं कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो उनको जो है अपने लिए उपयोगी वस्तुओं का पहचान और चयन करने में क्या होता है, सुविधा मिलता है। विशिष्ट सलाह, और चूंकि डायरेक्ट संपर्क होता है ग्राहकों से इसमें, इसलिए इसमें विक्रय में क्या होता है कि ग्राहकों को वस्तुओं के प्रयोग के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी भी दिया जाता है कि इस वस्तु का इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा और ज़्यादा अच्छी ढंग से काम करेगा। तो ये ग्राहकों के लिए लाभ हुआ। उसके बाद है आपको समाज के लिए लाभ। तो समाज के लिए लाभ में आप देख रहे हैं सबसे पहला है संभावित मांग में परिवर्तन। भाई बहुत अच्छा पॉइंट है कि व्यक्तिगत विक्रय ऐसे समय में भी कारगर होता है जिस समय बाज़ार में बहुत मंदी है, बाज़ार में वस्तुएं नहीं बिक पा रही हैं। तो जो दबी हुई मांग है उपभोक्ताओं के अंदर में कि ले नहीं ले, खरीदे नहीं खरीदें, तो ऐसे दबे हुए मांग को प्रेरित करके और उनको जो है बाज़ार मांग में वृद्धि करने में क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय जो है बहुत मददगार होता है। इससे क्या होता है, आर्थिक रूप से तेज़ी आती है बाज़ार में, है ना। तो ये संभावित मांग में परिवर्तन लाने का काम करता है। रोजगार के अवसर में वृद्धि, व्यक्तिगत विक्रय के लिए क्या करना पड़ता है, व्यापारी को बहुत सारे विक्रेताओं का अलग अलग बाज़ार में नियुक्ति करना पड़ता है, सेल्समैन्स का। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। जीवन स्तर में वृद्धि, नई नई वस्तुओं का जो है क्रय करके और उनका उपयोग करने से क्या होता है, लोगों के रहन सहन में जीने का जो स्टाइल है ना, नई नई वस्तुओं का, नई नई तकनीक वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से लोगों के जीवन स्तर में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, जैसे अब मोबाइल रख लेना, गाड़ी रख लेना, तो इतना अच्छा जो है जूता पहनना, तो इससे क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उत्पाद का मानकीकरण, मानकीकरण मतलब चूँकि अलग अलग तरह का ग्राहक होता है, तो अलग अलग तरह के ग्राहक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का, उसी को मानक बोलते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड का वस्तु बनाया जाता है और इससे क्या होता है, उन वस्तुओं को बेचने में सुविधा होती है। तो उत्पाद का मानकीकरण करना, उनका श्रेणीकरण करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देखें कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है और उसके क्या लाभ है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में क्या अंतर है। ठीक है, ऐसे कॉलम बनाकर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसको समझ रहे हैं। तो विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का इधर लिखते हैं। विज्ञापन है क्या, पहला अंतर हम लोग बोल सकते हैं विज्ञापन, अब दोनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो विज्ञापन क्या है, विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है प्रवर्तन का कि जिसमें कि विक्रय को बढ़ाने के लिए क्या होता है, विक्रय को बढ़ाने के लिए जो है वो उसको एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ, पूरे देश के लोगों को या पूरे वर्ल्ड के लोगों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना दे सकते हैं बहुत कम समय में। जैसे हम लोग टेलीविज़न में देखते हैं, प्रचार आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है, वही विज्ञापन है। तो हम लोग एक बार में ही बहुत अधिक संख्या में लोगों को क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय में एक बार में हम बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी वस्तु के बारे में सूचना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मिल करके लोगों से अपनी वस्तुओं के बारे में बताना होता है। तो इसलिए विज्ञापन बहुत एक साथ कम समय में बहुत अधिक लोगों को वस्तुओं की सूचनाएं दी जा सकती हैं। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। अब व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र छोटा होता है। फिर दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरा अंतर हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञापन क्या है, विज्ञापन एक अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल या अव्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष माध्यम है प्रवर्तन का, डायरेक्ट नहीं होता है। पहले हम लोग विज्ञापन के बारे में जान चुके हैं, अब यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरा व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों से मिल करके संपर्क करके उनको सूचनाएं दी जाती है। तो इसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है व्यक्तिगत, पर्सनली, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से
मिल करके उनको बताया जाता है। और ये क्या है, इनडायरेक्ट रूप से वस्तुओं के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं विज्ञापन में। तीसरा, विज्ञापन क्या है कि विज्ञापन में प्रति इकाई जो है लागत बहुत कम आता है। क्यों? खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है विज्ञापन में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को सूचनाएं मिलती है। इस हिसाब से अगर जब देखा जाए तो प्रति इकाई लागत कम आता है। और व्यक्तिगत विक्रय में लागत ज़्यादा आता है, क्योंकि हर तरह के बाज़ार में अलग अलग विक्रेताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है। उन विक्रेताओं को जो है कुछ वेतन देना पड़ता है, पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि खर्चा, लागत क्या होता है, प्रति इकाई ज़्यादा हो जाता है। चौथा नंबर हम लोग यहाँ पर देख सकते, चौथा नंबर में हम लोग जो है फीडबैक। विज्ञापन में हम लोग को किसी तरह का ग्राहकों का प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरफा संदेश होता है। जबकि ये जो है कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि ग्राहकों का प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक प्राप्त होता है वस्तुओं के बारे में। ठीक है। उसके बाद ये जो है पांचवा नंबर ये है कि ये बहुत कम समय में, विज्ञापन बहुत कम समय में वस्तुओं की से संबंधित सूचनाएं दे दी जाती है। लेकिन इसके लिए हमको बहुत समय लगता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिल करके सूचनाएं देनी होती है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में। अभी हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विक्रय संवर्धन क्या है, इसकी मुख्य क्रियाओं को बताएं। ठीक है। तो विक्रय संवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स प्रमोशन, यानी कि विक्रय को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसको विक्रय संवर्धन हम लोग कहते हैं। ठीक है। और ये देखो, सेल्स को बढ़ाने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए हम लोग विज्ञापन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, व्यक्तिगत विक्रय भी करते हैं। ठीक है। लेकिन विक्रय संवर्धन में क्या होता है कि ग्राहकों को अल्प समय में, शॉर्ट पीरियड में इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वो उनका मन स्थिति बदल जाए और वो वस्तुओं को खरीद लें, और ज़्यादा भी खरीद लें। कम खरीदने वाले थे तो ज़्यादा खरीद लें, नहीं खरीदने वाले थे तो खरीद लें। तो ऐसा उनको प्रलोभन, लालच या प्रस्ताव उनको सडनली उनके पास दिया जाता है, जिसको वो पहले से वो नहीं जानते रहते हैं। तो इस तरह से उनको प्रभावित किया जाता है। तो विक्रय संवर्धन में अल्प समय में ग्राहकों को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वो क्रय करने का विचार बना लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे नगद बट्टा देना। आप बहुत जगह पेपर में भी ऐसे निकाल दिया जाता है कि भाई 40%, 20% ऑफ है माल, मतलब कि डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। ठीक है। स्टॉक ख़त्म करना है, नया माल लाना है, इसलिए अभी इसको डिस्काउंट दे करके बेच देना है। तो ऐसे डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा है नगद भत्ता भी दिया जाता है कि अगर आप कैश में ख़रीदते हैं, नगद में ख़रीदते हैं, तो आपको चलो ये 40% के अलावा भी आपको 10% और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट, छूट के प्रलोभन में आके जो है लोग वस्तुओं को खरीदते हैं और ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। दूसरा विक्रय प्रतियोगिता है। देखो यहाँ पर दो तरह का आता है विक्रय संवर्धन में। कुछ बातें ऐसी आती हैं जो कि ग्राहकों पर प्रभाव डालती है, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वस्तुओं के जो विक्रय करता हो, सेल्समैन है, उनको प्रभावित करती है। ये दोनों तरह के प्रभाव को पैदा करके विक्रय संवर्धन का कार्य किया जाता है। क्यों? कि जो सेल्समैन है, विक्रय करता है, उनको ऐसा लालच दिया जाता है कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे वस्तुओं को बेचने के लिए। तो उसके अंदर आता है विक्रय प्रतियोगिता। ये सेल्समैन को क्या किया जाता है, व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है, लालच दिया जाता है। उनके बीच में कंपटीशन एक करा दिया जाता है कि भाई जो ज़्यादा सामान बेचेगा प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति माह, तो उसको उसके वेतन के अलावा और कुछ उसको इंसेंटिव, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे विक्रय प्रतियोगिता करा करके विक्रय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मुफ्त उपहार तथा नमूने, ये ग्राहकों के लिए होता है कि ग्राहक जब आए खरीदने के लिए तो उसको कहा गया सर आप तो 2000 का सामान खरीद रहे, अगर 5000 का खरीदेंगे तो आपको इसके साथ एक बैग फ्री में दिया जाएगा।
तो इस तरह का कुछ गिफ्ट का प्रपोज़ल रख दिया जाता है। तो क्या होता है, ग्राहक सोचता है कि चलो ले लेते हैं, एक सामान और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुछ फ्री सैंपल्स भी दिया जाता है। जैसे आप गए तो ये आपको घर घर में भी बांट दिया जाता है, ये मेरा शैम्पू है, छोटा छोटा पैकेट रहता है एक सैंपल के तौर पे, इसको आप यूज कीजिए। चाय पत्ती है, यूज कीजिए। ये साबुन है कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, इसको यूज कीजिए। तो ऐसे नमूना भी फ्री करके दिया जाता है, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो जो है वो ख़रीदने के लिए आगे आते हैं। बोनस बोनस जो है ये भी जो है कर्मचारियों को विक्रय बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। सेल्समैन के लिए होता है, विक्रयकर्ताओं के लिए। उनको कहा जाता है कि भाई आप विक्रय अगर बढ़ाते हैं, आपका बिक्री इतना से ज़्यादा अगर होता है तो जितना ज़्यादा होगा उस पर आपको जो है बोनस दिया जाएगा। आपको सैलरी के अलावे इनाम के रूप में कुछ पैसा जो देता है व्यापारी या मालिक, उसको बोनस कहते हैं। वैसे बोनस का भी जो है लालच दे करके अपने कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कराने के लिए क्या करता है, व्यापारी प्रेरित करता है। तो ये सभी और भी बहुत सारी बातें आती हैं। एक सामान के साथ दूसरा सामान मुफ्त में दे देना, ठीक है। कुछ लॉटरी वगैरह का जो है स्कीम निकाल देना। तो इस तरह का बहुत तरह का बातें इसमें आती है। तो ये सभी बातों को आप देख रहे हैं कि ये ऐसा है जो उपभोक्ताओं को अल्प समय में, शॉर्ट पीरियड में ही उनके क्रय निर्णय को प्रभावित कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन पर किया गया व्यय एक सामाजिक अपव्यय है। एक आपको एक सेंटेंस दिया गया, आप इसके सपोर्ट में आपको लिखना है कि कैसे विज्ञापन पर जो भी व्यापारी विज्ञापन कराने पे जो खर्च करता है वो एक सामाजिक, सोशल जो है वेस्टेज है। सामाजिक अपव्यय का मतलब होता है कि उस समाज के लोगों का जो धन है उसका बिना मतलब का जो है बर्बादी है, धन की बर्बादी। इसको दूसरा तरफ से भी क्वेश्चन दे सकता है कि विज्ञापन पे किया गया व्यय धन की बर्बादी है कैसे। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ विज्ञापन की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उनको बताना है, ठीक है। तो विज्ञापन के दोषों को यहाँ गिनवाना है। तो हम लोग यहाँ पास बड़ी आसान शब्द में समझ सकते हैं भाई क्या विज्ञापन का दोष हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक है कि वस्तु के लागत में वृद्धि। मतलब विज्ञापन कराने से क्या होता है, वस्तु का दाम बढ़ जाता है। अब 1000 रुपये का सामान था, विज्ञापन होने से उसमें जो है 200 रुपया और बढ़ गया। विज्ञापन करने के चलते विज्ञापन का जो खर्चा हुआ उसको तो जो है व्यापारी उसमें जोड़ देगा सामान के दाम में। तो 1000 में मिलने वाला था, वो कितने मिलेगा, 1200 रुपया में। 1200 रुपया कौन देगा, ग्राहक। 1200 रुपया वही देगा जो ग्राहक है, जो खरीदेगा, क्रेता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्रेता को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी ने उस पर बहुत बड़ा विज्ञापन व्यय किया है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत एक्सपेंसेस किया है। तो वस्तु के लागत में वृद्धि होगा तो उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगा, जो उपभोक्ताओं पर बोझ बनता है, उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता है। इसलिए ये क्या है, ये एक समाज के बिना मतलब का खर्च है। समाज के लोगों को ये खर्चा बिना मतलब का उठाना पड़ता है। तो ये एक इसका जो दोष हुआ। दूसरा है कि क्रेताओं में असमंजस। क्रेताओं में असमंजस माने ये है कि जो क्रेता है वो इतना ज़्यादा विज्ञापन आता है, एक ही वस्तु का इतना ज़्यादा विज्ञापन होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कौन सा खरीदे, कौन सा मोबाइल ले, कौन सा बाइक खरीदे, किस ब्रांड का जूता खरीदे। तो वो ऐसा असमंजस हो जाता है किसको खरीदा जाए, कंफ्यूज हो जाता है उपभोक्ता। तो ये भी एक इसका बुराई है, जिसके चलते वो वस्तुओं का चयन सही ढंग से नहीं कर पाता है। तीसरा है सामाजिक मूल्यों का ह्रास। सामाजिक मूल्यों की कमी या ह्रास, ठीक है। कमी आसान शब्द में लिख दिए हैं, ह्रास मतलब जो सामाजिक मूल्य हैं, समाज में जो रीति रिवाज, नियम कानून बनाए गए हैं, रहने के जो ढंग हैं, उसमें क्या होता है, उनका ह्रास होता है, उसमें गिरावट आती है, कमी आती है। क्या होता है,
होता ऐसा है कि देखो, विज्ञापन के कारण हम लोग बहुत नई नई वस्तुओं के बारे में जानते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो हम लोग पहले से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसका हम लोग को आदत नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं और उसको जो है यूज करने का कोशिश करते हैं, यूज करते भी हैं। विज्ञापन के कारण उन वस्तुओं का भी आवश्यकता हमारा बढ़ जाता है जो पहले हम लोगों का नहीं था। जैसे ब्रश से मुंह धोना, हम लोग दातुन से धो लेते थे। जूता, स्पोर्ट्स का जूता अलग, पहनने के लिए जूता अलग, ऐसा अलग अलग, कपड़ा भी अलग। तो ज़रूरतें बढ़ जाती है और उनको पूरा करने में क्या होता है, समाज के जो कायदे कानून बनाए होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है। प्रायः बहुत बड़े बूढ़े लोग कहते हैं लड़का बिगड़ गया, मोबाइल लेके घूमता है। तो ये सब क्या है, सामाजिक मूल्यों का ह्रास माना जाता है कि समाज में जो चले आ रहा था अब उसमें बदलाव आ रहा है। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो वो भी जो है, और अच्छा बुरा सभी तरह का जो है वस्तुओं का विज्ञापन होता है, जिसका जो है आदत जो है लोगों को लग जाता है। ठीक है। इस तरह से सामाजिक मूल्यों में कमी आता है या उसका ह्रास होता है। घटिया उत्पादों का जो है बिक्री को प्रोत्साहन मिलता है। घटिया उत्पाद की बिक्री को प्रोत्साहन, मतलब बहुत सारे ऐसे खराब प्रोडक्ट भी हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन उनका विज्ञापन करा करके उनकी बिक्री को बढ़ा जाते हैं। सिगरेट, तंबाकू, शराब और भी बहुत सारी ऐसी, साबुन ही है लेकिन अच्छा क्वालिटी का नहीं है। बहुत सारा ऐसा पेय पदार्थ है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी है जिसमें बहुत अच्छा नहीं है, वो अच्छा ब्रांड नहीं है। बहुत सारा चिप्स वगैरह है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, लेकिन उसका जो विज्ञापन इस तरीके से किया जाता है कि लोग उसका यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी बिक्री को क्या हो, बढ़ावा मिलता है, जो कि सही नहीं माना गया है। ये भी इसका एक दोष माना गया है। कुछ विज्ञापन क्या होते हैं, अरुचिकर होते हैं। कुछ विज्ञापन अरुचिकर होते हैं। अरुचिकर मतलब रुचि नहीं है। अब हमको उस विज्ञापन से कार का प्रचार हो रहा, कार हमको लेना नहीं है, मेरा समझ का बात नहीं है, और बार बार इतना प्रचार हो रहा, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। ठीक है। और कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जो कि अश्लील होते हैं, उनको आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब विज्ञापन होगा तो देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये सभी बुराइयां, दोष इसके में गिराते, इसलिए कहा जाता है सामाजिक अव्यय। देखो, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि विज्ञापन एक सामाजिक अव्यय है। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन पर किया गया व्यय एक विनियोग है, एक इन्वेस्टमेंट है, कैसे स्पष्ट करें। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि विज्ञापन का क्या लाभ है या क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना। विज्ञापन के लाभ या महत्व के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि विज्ञापन पे किया गया व्यय एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि हम ज़्यादा लाभ कमाने के ये से विचार से जब किसी दूसरे काम में पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, विनियोग बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह विज्ञापन पे जो खर्च करते हैं वो किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमको जो है मेरा बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसलिए ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, धन की बर्बादी नहीं है, एक तरह का विनियोग है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ हम लोग लाभ या महत्व को बताएंगे विज्ञापन का। तो सबसे पहला यहाँ देखिए लिखा हुआ है बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचना। अब विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि जो है आप एक बार में कुछ ही सेकंड में चाहे तो पूरे विश्व में अपनी वस्तु के बारे में जानकारी दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, जो दूसरे किसी माध्यम से संभव नहीं है। ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसलिए अल्प 5-10 सेकंड का 10 सेकंड का विज्ञापन का 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो है लागत पड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग उसको जो है आपकी वस्तु से परिचय हो जाता है उनका। दूसरा है ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि। अब विज्ञापन इतना बार किया जाता है, एक ही चीज़ का बार बार विज्ञापन आप देखते हैं
और देखते देखते क्या होता है, उसको इतना प्रभावी ढंग से आपको दिखाया जाता है कि आपको उस वस्तु पे क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है, बहुत अच्छा है। और जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको संतुष्टि महसूस होता है, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग, आप जानते हैं कि हम इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं कि अरे इसका तो एडवर्टाइज आता है, बड़ा अच्छा चीज़ है, अरे एक्शन का जूता है, अरे ये रिबॉक का जूता है। तो आपको उसको यूज करके इसलिए भी संतुष्टि अच्छा होता भी है, और चूँकि दूसरे लोग भी उसको पसंद करते हैं, इसलिए आपकी संतुष्टि क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। स्पष्टता, क्लियरनेस। तो आपको ये क्लियर रूप से विज्ञापन में पता चल जाता है कि वस्तु किस मूल्य का है, इसकी क्या उपयोगिता है, आपके लिए ये कैसे आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आपको कहाँ से ये प्राप्त हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या है, उपभोक्ता में जो संशय होता है, वस्तु को लेकर डाउट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, चौथा है मितव्ययिता। ऐसा कहा जाता है कि भाई विज्ञापन करने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इससे लागत बढ़ जाता है तो वस्तु का दाम भी बढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि व्यय तो होता है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन उस व्यय से फ़ायदा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। अब उतने सारे लोगों में के पास मैसेज पहुंचाने का अगर हम लोग डिवाइड करें, मान लो कि खर्चा कितना हो गया, 1 लाख, और आप कितने लोगों के पास में मैसेज पहुंचा रहे हैं, उससे मान लो 10 लाख। 10 लाख लोग आपका देख रहे हैं मैसेज। 10 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका क्या हो गया, आपका जो देखिए 10 पैसा लागत आया। एक आदमी को अपनी वस्तु के बारे में सूचना देने में 10 पैसा लागत आया। इसीलिए कहते हैं कि प्रति इकाई लागत बहुत कम हो जाता है। टोटल लागत ज़्यादा है, टोटल खर्च ज़्यादा है, लेकिन अगर जितने लोगों को सूचना दी है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति इकाई लागत बहुत कम हो जाता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय या दूसरा माध्यम का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं वस्तुओं के संबंधित सूचनाओं को देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, तो वो इससे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन फिर भी क्या होता है, बहुत मितव्ययी होता है, बहुत कम खर्चीला होता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मार्केटिंग चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। आप इसके प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से लिख लेंगे और समझ लेंगे। ओके।